है कि एक स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड है जिसका लेंथ है L और मास है इसका m। इसको सस्पेंड किया जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में बाय अ पेयर ऑफ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड p। To remove the tension in the supporting string, the magnitude of current in the wire is equal to strings in a magnetic field B। ठीक है, तो यहां देखिए बेटा कुछ सिचुएशन इस तरीके से है कि आपके पास एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, लेट्स से करंट इसमें फ्लो हो रहा है इस तरीके से, और इनको दो रस्सियों से बांध दिया जाता है। रस्सियां जो हैं बहुत ज्यादा लाइट हैं और इलास्टिक टाइप की हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ टेंशन आ रहा होगा। T1 यहाँ पे मान लीजिए T2 के बराबर टेंशन है, तो टोटल टेंशन जो इस रॉड के ऊपर लग रहा है वो किसके बराबर है? T1 प्लस T2 के बराबर। तो यहाँ पे टोटल टेंशन लग रहा है इस रॉड के ऊपर T1 प्लस T2। यहाँ पे मैंने क्या बनाया है बेटा? फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। क्या बना रहा हूं मैं? फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूं। नीचे की तरफ लग रहा है mg के बराबर फोर्स, नीचे के बराबर लग रहा है फोर्स mg के बराबर। तो पूछ रहे हैं कि कितना करंट इसमें फ्लो करवा दें जिससे टेंशन इसमें जीरो हो जाए। तो टेंशन जीरो हो जाएगी, मतलब क्या है इस बात का? तो टेंशन का काम यह है कि इसके बराबर वैल्यू हो जाए और ये जो है इक्विलिब्रियम में रह पाए। तो टेंशन इसे ऊपर की तरफ खींचता है और mg इसको नीचे की तरफ खींचता है, तो जिससे ये बैलेंस्ड है। अब टेंशन कहे कि भाई मैं जीरो हो गई ना, तो ये रॉड जो है नीचे आ जाएगी। तो हम कहते हैं कि चिंता मत कर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। हम मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगता है ILB उसको हम ऊपर लगा सकते हैं, जिससे तेरी जरूरत जो है तू जो है फ्री हो जाएगा। तो इसने कहा ठीक है कर दो भाई। तो हमने क्या किया है कि हम ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की वजह, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं ILB के बराबर मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगाया और टेंशन को कहा कि तू टेंशन मत ले, अब तेरी वैल्यू जो है जीरो के बराबर हम करवा देंगे। तो अब इक्विलिब्रियम आप लाइए कि ILB जो है किसके बराबर है? mg के बराबर। तो यहां से करंट कितना फ्लो होना चाहिए? mg अपॉन LB के बराबर करंट जो है फ्लो होना चाहिए। ये हमारे पास करंट की वैल्यू मिल जाती है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास mg अपॉन LB, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इतना करंट यदि फ्लो करवाएंगे तो चांसेस हैं कि उसमें टेंशन जीरो के बराबर हो जाएगा उस रस्सी में। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे। अनअकैडमी पे एक बहुत ही बेहतरीन कंपटीशन इस वक्त चला हुआ है, अनअकैडमी सुपर 20, ठीक है ना। ये एक इस टाइप का प्रोग्राम है कि इसमें आपको टेस्ट देने हैं, ठीक है ना। और ये टेस्ट की डेट है, 30 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स का होगा, 7 बजे होगा। प्रैक्टिस टेस्ट दिसंबर 7 को, फिजिक्स दिसंबर 10 को, केमिस्ट्री दिसंबर 11 को, मैथ्स दिसंबर 12 को। अगर इन टेस्ट में आपकी रैंक टॉप 500 में आती है, ठीक है ना, तो आपके पूरे चांस बनते हैं कि आपको 2 दिन की इन पर्सन मीटिंग के लिए बूट कैंप में बुलवाया जाएगा, जिसका पूरा खर्चा अनअकैडमी उठाएगी, ठीक है ना। पूरा एक्सपेंस अनअकैडमी बेयर करेगी, ठीक है ना, अगर आप टॉप 500 रैंकर्स में आते हो। अब इस बूट कैंप में क्या होगा, आपको ऑल इंडिया रैंक 1 और बहुत सारे टॉपर जो हैं उनसे मिलने का मौका मिलेगा, और जो टॉप स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे इन पर्सन मिलने का मौका मिलेगा। आप अपनी क्वेरीज, अपनी प्लानिंग सब कुछ वहां पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और ऐसा ही नहीं है कि आपको बस इतना ही मिलेगा, यहां पे अगर आप इसमें बहुत अच्छी रैंक सिक्योर करते हो तो आपको बहुत सारे प्राइजेस जीतने का भी मौका मिलेगा। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, अगर आपकी रैंक 1 से 20 आती है तो आपको सब्सक्रिप्शन 100% फ्री है। ये 21 to 40 आती है तो 25% फ्री है, और फिर ये 15% फ्री है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे यहां पे अवार्ड्स हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए और कोड डालना मत भूलिएगा, NKC सर लाइव, ठीक है बच्चों। और आपको यहां पे मैकबुक भी मिल सकता है, आईपैड भी होगा, एयरपोर्ट्स भी हैं और बहुत सारे अवार्ड्स हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके पास। नवंबर 30 से लेकर दिसंबर 12 के बीच में ये टेस्ट फिनिश हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर एक पूल के जरिए आपको लकी ड्रॉ के हिसाब से मिलेगा कि टॉप 500 स्टूडेंट्स में से टॉप 20, मतलब जो लकी ड्रॉ में आएंगे बच्चे 20, उनको वहां पे बूट कैंप अटेंड करने का मौका मिलेगा। ओके, अब बच्चों कुछ और ऑफर्स हैं। अगर आप 6 मंथ की प्लान लेते हो तो आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा, और आप अगर 18 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ का फ्री मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोल कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, अ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सोलेनॉइड। एक आयरन रॉड को इंसर्ट कर दिया जाता है सोलेनॉइड में अलोंग इट्स एक्सिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल नॉट इंक्रीज। तो यहाँ पे सोलेनॉइड को समझिए कि हमारे पास सोलेनॉइड है और इसके ऊपर वायर जो है लिपटा हुआ है इस तरीके से, और इनमें करंट जो है फ्लो हो रहा है। मान लीजिए इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट इसमें यदि फ्लो होगा तो मैं जानता हूं कि करंट फ्लो होने से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होता है जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन इंटू आई के बराबर। हमने ये बात मैराथन जो सीरीज थी उसमें सीखा था, मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले चैप्टर में आपको मैंने खुल के समझाया था कि यार जब एक ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब एक मैग्नेटिक मटेरियल ला देते हैं, यदि एक मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे हम रख देते हैं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से भी ज्यादा हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस तरह का मटेरियल यहाँ पे हम ला रहे हैं। तो कौन कौन सी चीजें नहीं बढ़ेंगी? तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी जो है कुछ ऐसे चेंजेस हो जाएंगे जिससे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाए और टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर बढ़ सकता है। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड की बात करें, सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड है खुद का पास हो रहा है और इसकी वजह से भी जनरेट हो गया, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहे होंगे तो फ्लक्स भी बढ़ सकता है। द रेट ऑफ हीटिंग, रेट ऑफ हीटिंग, अब हीटिंग कैसे हो रही है भैया? यहाँ पे करंट यदि पास होगा, इस वायर में करंट यदि पास होगा तो मैं कह सकता हूं आई स्क्वायर आर के बराबर जो है, आई स्क्वायर आर के बराबर जो है पावर जो है कंज्यूम हो रही होगी, आई स्क्वायर आर टी के बराबर हीट भी जनरेट हो रही होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो हीट है बेटा वो आई स्क्वायर आर टी के बराबर है। अब हम दूसरी यदि किसी मटेरियल को इंसर्ट करेंगे तो ना करंट पे फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज करंट तो बाहर से किसी सोर्स से आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकता है लेकिन करंट चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस तो चेंज हो ही नहीं सकता, टाइम तो की बात ही नहीं है। तो इसका मतलब रेट ऑफ हीटिंग चेंज नहीं होगी। रेट ऑफ हीटिंग जो है वो चेंज नहीं होने वाली है। ये हीट एनर्जी है और रेट ऑफ हीटिंग है हमारे पास आई स्क्वायर आर के बराबर। दिस इज रेट ऑफ हीटिंग। तो ये कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सी है, बिकॉज हमसे पूछा गया है कौन कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होंगी, तो रेट ऑफ हीटिंग इंक्रीज नहीं होगी, तो आंसर इसका आ जाएगा हमारे पास सी के बराबर। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए ये जो म्यू नॉट है ये चेंज हो जाएगा यदि हमने कोई मटेरियल यहाँ पे इंसर्ट करा दिया, तो हमें जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, इसका फॉर्मूला भी आया था हमारे पास, म्यू इंटू एच के बराबर मिलता है। ये होता है हमारे पास म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच के बराबर। तो दूसरा मटेरियल इंसर्ट करने पर जो टोटल जो परमिएबिलिटी होती है वो बढ़ सकती है, तो इस कारण ये डी ऑप्शन सही है। मतलब डी ऑप्शन कह रहा है कि ये इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, बिकॉज यहाँ पे मीडियम चेंज कर रहे हैं। यदि आपको ये चीज नहीं आती है, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप जरूर जाके मैराथन जो सीरीज है जो सीबीएसई के लिए पढ़ाया था, उसमें मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो आपका दूसरा मैराथन है, मैराथन क्लास 2, उसको जाके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। सवाल में आपको दिया है कि एक सर्किट है विच इज कनेक्टेड टू ए एसी सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, चेंज किया जा सकता है। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड, the current first increases and then decreases. Which of the following combinations of the element is likely to comprise the circuit? तो कौन से सर्किट में ऐसा हो सकता है? तो ये लाइन देखते ही हमारे दिमाग में डायग्राम बन जाना चाहिए कि ओमेगा और करंट के बीच में ग्राफ हमने बताया था, कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें मिलता है, और इस वाले पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जहां पर करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर करंट पहले बढ़ता है और फिर घटता है, तो ये पॉसिबल है सीरीज एलसीआर सर्किट में। तो पहले आप ऑप्शन में देखिए कि सीरीज एलसीआर सर्किट है या नहीं, तो यहाँ पे दिया हुआ है सीरीज एलसीआर सर्किट, इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो गया हमारे पास ए ऑप्शन। ठीक है, यदि मान लीजिए एलसीआर नहीं होता या कुछ और इसका आंसर होता तो हमें सारे ऑप्शन चेक करने होते। कैसे करते? यदि मान लीजिए आपके पास आरसी सर्किट की बात करें तो यहाँ पे हम करंट को लिखते I इज इक्वल टू आई वी आर एम एस। यहाँ पे यदि आर एम एस वैल्यू की बात करें, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड। जेड को हम लिखते आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का एक्सी का स्क्वायर विच इज 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए ये आपके पास करंट की वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से
जो है वो क्या होने वाला है वो आप क्लियरली देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी को यदि हम बढ़ाते हैं तो ये ओवरऑल क्वांटिटी घटेगी। इसका मतलब ये जो पूरा डिनोमिनेटर है वो भी घटेगा। इसका मतलब करंट जो है वो बढ़ने वाला है। तो करंट सिर्फ बढ़ेगा बढ़ेगा, करंट सिर्फ बढ़ेगा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। लेकिन यहां पे दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो करंट पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसका मतलब समझ गए कि ये सही आंसर नहीं है। ऐसे ही सारे ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो करने की जरूरत नहीं है, एलसीआर यहाँ पे दिया है तो डायरेक्ट आपको याद आ गया। वो ग्राफ इस तरीके से होता है करंट और ओमेगा के बीच में। यदि आपने वो समझा होता तो आप इस सवाल को कर पाते ऑनेस्टली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। एन, ई, टाउ एंड एम हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। यूजुअल मीनिंग क्या होता है? अब ये सारे वेरिएबल्स आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में जब हम ओम्स लॉ का डेरिवेशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे n होता है नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज गिवन बाय। तो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू रो L बाय A के बराबर, और रो की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं m n e स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय m के बराबर होता है। ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू है और यहाँ पे L अपॉन A से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा n e स्क्वायर टाउ। आई थिंक यहाँ पे हमने कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिख दिया है। ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। कंडक्टिविटी होती है सिग्मा इज इक्वल टू, ये होता है n e स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय m, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है तो ये हो जाएगा m अपॉन n e स्क्वायर टाउ के बराबर। तो यहाँ पे L अपॉन A से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो आंसर होना चाहिए ml अपॉन n e स्क्वायर टाउ इंटू A, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होना चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होना चाहिए बी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गलती से लिख दिया था कंडक्टिविटी इंटू L बाय। समझ गए? कंडक्टिविटी होती है n e स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय m और रेजिस्टिविटी होती है हमारे पास 1 अपॉन सिग्मा विच इज m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। तो इस पेपर से हमें एक चीज तो सीखने को मिल रही है कि कोई भी छोटी छोटी चीजें हैं जो डेरिवेशंस हैं वो आप छोड़ नहीं सकते हैं, वो आप छोड़ नहीं सकते हैं, वो आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो हर एक चीज जो है उसे आप ध्यान से पढ़िए। अब आप सीबीएसई के चंगुल से नहीं बच सकते। सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ के, इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ के आप एग्जाम में फुल स्कोर नहीं कर सकते हैं। इट्स वेरी हाईली अनलाइकली दैट दिस विल हैपन इन द फ्यूचर ऑल्सो, बिकॉज जेईई मेन और सीबीएसई जो है ऑलमोस्ट सेम ट्रैक पर पहुंच चुके हैं कि जितने भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको पहले नहीं पूछा जाता था वो पूछी जा रही हैं। तो आप बिल्कुल जो है ढीला मत पड़िए। जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है उसको आप पूरी शिद्दत से समझिए और उसको अप्लाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है। प्रोटॉन का मतलब है हाइड्रोजन जो है न्यूक्लियस, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे बात कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल की। मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स in uniform magnetic field, their speeds are in the ratio 9:4। तो रेशियो बताना है उनकी रेडियस का कितना होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का जो है अंतर देख लेते हैं कि इनमें अंतर क्या है। यहाँ पे है हमारे पास प्रोटॉन 1H1 और यहाँ पे है हमारे पास 2He4, ये हमारे पास है, ठीक है। 1H1 का मतलब है कि प्रोटॉन में से जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, तो इसके पास सिर्फ एक प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो प्लस ई चार्ज इसके पास है। यहाँ पे जो हीलियम जो एटम होता है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। न्यूट्रल जो हमारे पास एटम है, न्यूट्रल एटम में ये नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो इसमें 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो प्लस ई चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो प्लस 2 ई चार्ज है। इसको बोलते हैं बेटा अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, और इसको बोलते हैं प्रोटॉन। इन दोनों की जो है सारी चीजें समझते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो इसका मास है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिसाइड होता है। तो इसका मास यदि m0 मान लेता हूं तो इसका मास कितना हो जाएगा 4 टाइम्स m0 के बराबर। इसका चार्ज यदि e है तो इसका चार्ज हो गया प्लस 2e, और इसका वेलोसिटी यदि मान लेता हूं मैं 4v0 के बराबर है, इसके बराबर 9v0 के बराबर है, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा 4 टाइम्स v0 के बराबर, बिकॉज ये दिया हुआ है। इनका वेलोसिटीज का रेशियो है 9:4, तो इसका वेलोसिटी 9v0 मान लिया तो इसका वेलोसिटी 4v0 हो जाने वाला है। अब कह रहे हैं कि रेडियस का रेशियो बताइए यदि इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया जाता है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ने पर किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली
उसका रेडियस हमें मिलता है r इज इक्वल टू mv/qb। तो इन दोनों पार्टिकल्स के लिए सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड सेम है, बिकॉज सेम मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा गया है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं और r प्रोटॉन डिवाइड बाय r अल्फा इज इक्वल्स टू mp vp बाय qp डिवाइडेड बाय m अल्फा v अल्फा डिवाइडेड बाय q अल्फा। ये हमें मिल जाता है। अब इसके बाद हम यहां पे लिखते हैं mp की वैल्यू जो है किसके बराबर है, m नॉट के बराबर है, vp की वैल्यू है 9v नॉट के बराबर डिवाइडेड बाय qp की वैल्यू जो है प्लस e के बराबर है, और नीचे आ जाएगा आपके पास m अल्फा विच इज 4 टाइम्स m नॉट, v अल्फा विच इज 4 टाइम्स v नॉट डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है प्लस 2e के बराबर। अब इसको करना है सॉल्व। सो 9 m नॉट v नॉट डिवाइडेड बाय e, और यहां आ जाएगा आपके पास 2e डिवाइडेड बाय 16 m नॉट v नॉट। सो m नॉट v नॉट से m नॉट v नॉट कैंसिल आउट हो गया, e से e कैंसिल आउट हो गया, 2 से चला गया ये 8 बार, तो आंसर आ गया हमारे पास rp बाय r अल्फा का रेशियो आ गया है 9:8 के बराबर। 9:8 के बराबर हमारा आंसर हमें मिल जाता है। सो आंसर चेक कर लीजिए 9:8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। कॉइल का एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज केप्ट एट एन एंगल 30 डिग्री विद अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टू द पावर -1 टेस्ला। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप को, एक कॉइल है उसको रख दिया जाता है, कॉइल से एंगल 30 डिग्री बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड टू 0 इन 10 टू द पावर -4 सेकंड, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए कॉइल में कितना होगा। ऐसे सवाल भी काफी हम कर चुके हैं। देखिए भैया एक कॉइल है हमारे पास, कॉइल इस तरीके से मान लेते हैं, ये कॉइल है, कॉइल से एंगल 60 डिग्री बना रहा है, कॉइल से एंगल 60 डिग्री बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉइल से 60 डिग्री बनाने का मतलब है कि इस प्लेन से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड में मान लेता हूं इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से पास हो रहा है। तो भैया ये बताइए कि ये एंगल यदि 60 है, ये एंगल 30 है, ये एंगल है 30, तो इसके एक्सिस से एंगल कितना बन जाएगा, कह सकता हूं 60 डिग्री के बराबर बनेगा। और हमें वही एंगल चाहिए होता है एरिया वेक्टर से जो एंगल बनता है। तो एरिया वेक्टर से जो एंगल मैग्नेटिक फील्ड का है वो 60 डिग्री के बराबर है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे फंसाने की कोशिश की गई है कि आपको एंगल 30 दे दिया है, लेकिन एंगल दिया है कॉइल से एंगल का मतलब कॉइल के प्लेन से एंगल 30 डिग्री के बराबर है, तो कॉइल के एरिया वेक्टर से एंगल हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, प्लेनर आपके पास सरफेस है, तो फ्लक्स आ जाएगा आपके पास, फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास बी ए कॉस 60 के बराबर, कितना आ जाएगा बी ए बाई 2 के बराबर। तो यहां से मैं ईएमएफ इंड्यूस्ड बता सकता हूं कितना होगा, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी के बराबर। तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी कितना आ जाएगा आपके पास, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल इनटू एरिया डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा टी, हमारे पास यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आने वाला है। तो भैया सारी वैल्यूज रख दीजिए, तो ये रिड्यूस हो जाता है 10 टू द पावर -1 से 0, यानी कि 0.1 माइनस 0, ये आ गया चेंज। और एरिया कितना है हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स डेल्टा टी, 2 टाइम्स 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4 से 10 टू द पावर -4 कैंसिल आउट हो गया, ये 0.1 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, सो 10/2 इज इक्वल टू 5 वोल्ट हमें आंसर मिल जाता है। सो 5 वोल्ट ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं कि एक 15 ओम का रेजिस्टर है, एक 80 मिली हेनरी का इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन सीरीज, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, सोर्स वोल्टेज करंट वोल्टेज आर इन फेज। तो ये बेटा LCR सर्किट है, और यदि करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ चुके हैं, करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ चुके हैं, इसका मतलब ये रेजोनेंस की कंडीशन आपसे कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये रेजोनेंस हो रहा है LCR सर्किट में। आपने अभी तक नहीं पढ़ा है LCR सर्किट में रेजोनेंस क्या होता है, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए हमारे मैराथन सीरीज़ को, उसमें आपको एक्सप्लेन किया है मैंने कि रेजोनेंस क्या होता है, कब होता है, क्यों होता है, क्या फ़ायदा होता है और क्या काम आता है, और कैसे कैसे इनमें फेजर डायग्राम बनाए जाते हैं। तो ये रेजोनेंस की भी निशानी है कि LCR सर्किट में भी वोल्टेज करंट सेम फेज में है। तो इसका मतलब हो गया कि XL की वैल्यू XC के बराबर है, इसका मतलब ओमेगा इंटू L इज इक्वल टू 1/ओमेगा C के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाता है C इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर इंटू L के बराबर है। तो यहाँ से 1/100 पाई 2 पाई f 100 पाई का स्क्वायर इंटू L की वैल्यू कितनी है आपके पास, L की वैल्यू है हमारे पास 80 मिली हेनरी, 80 इंटू 10 टू द पावर -3। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर यहाँ से कैपेसिटेंस का मिल जाता है। तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का बी,
127 माइक्रोफैरड। ठीक है, पता है ना इसको कैसे कैलकुलेट करना है? चलिए आपको दिखा भी देता हूँ कैसे कैलकुलेट, इस कैलकुलेशन को कैसे हमें सॉल्व करना है। तो पाई स्क्वायर की जो वैल्यू है उसे आप अप्रॉक्सीमेटली 10 मान लीजिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1000 का स्क्वायर, सो 1/1000 इंटू 1000, यहाँ पे आ गया आपके पास 80 इंटू 10 टू द पावर -3। तो 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गई, तो आपको मिल जाता है 1/8 इंटू 10 टू द पावर 4। ये फेरेड में आपको कैपेसिटेंस मिल जाता है। हमें ऑप्शन में माइक्रो फेरेड में दिया है, तो किसी क्वांटिटी को फेरेड से माइक्रो फेरेड में बदलना है तो आप 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1000 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइक्रो फेरेड में आंसर मिल जाएगा। नीचे क्या आपके पास 8 इंटू 10 टू द पावर 4। तो 10 टू द पावर 4 से 4 जीरो उड़ जाएंगे, आपको मिलेगा यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 8। तो कितना आ गया आपके पास? 4 दूनी 8, 4 से क्या 25। सो इट विल बी 12.5 इंटू माइक्रोफेरेड। 12.5 माइक्रोफेरेड हमारे पास आंसर होना चाहिए। 12.5 माइक्रोफेरेड हमारे पास आंसर होना चाहिए। ये क्या गलती कर दी है? 1000 इंटू 1000, 100 पाई का स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर 10 होगा। अच्छा यहाँ पे 100 100 4 जीरो आ गई। ओके, यहाँ पे एक जीरो कम आनी चाहिए थे, यहाँ पे एक जीरो कम आनी चाहिए थी, बिकॉज यहाँ पे 100 पाई का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 100 इंटू पाई स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे 5 जीरो आएंगी, मैंने 6 जीरो कर दी, तो एक जीरो जो मैंने यहाँ पे ज़्यादा लगाई थी तो मैं यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ। ठीक है, जिससे आंसर में जो है एक जीरो एक्स्ट्रा आ सके। सो 125 माइक्रोफेरेड हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो 125 माइक्रोफेरेड हमारे पास आंसर होगा। सबसे निकट जो हमारे पास आंसर है 127 है, तो यही आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। 37 की तरफ चलते हैं। 37 में दिया है हमारे पास कि 4 ऑब्जेक्ट हैं WXYZ, ईच विद चार्ज प्लस Q आर held fixed at 4 points of a square of side D in the figure. Object X and Z are on midpoints of the side of the square. The electrostatic force exerted by W on the X. W जो X पर फोर्स लगाता है वो F के बराबर है। तो बताइए कि W Z पर कितना फोर्स लगाएगा। तो भाई बात हो रही है यहाँ पे W की, W है यहाँ पे VIP से पूछ रहे हैं कि भाई ये इस पे फोर्स F लगाता है तो इस पे फोर्स कितना लगाएगा। सब पे चार्ज Q के बराबर है, प्लस Q। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d/2 के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ फोर्स इनके बीच में लग रहा होगा F = KQ² डिवाइडेड बाई D²/4। और यहाँ की जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं कितनी है, ये d/2 है बेटा, ये आपके पास d है, तो D² + D²/4 √5 d/2 इसके डिस्टेंस आ जाती है यहाँ से यहाँ की। तो मैं इन दोनों के बीच में फोर्स बता सकता हूँ F' = KQ² डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 5d²/4। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं कि F' की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? F/5 के बराबर है। सो F' विल बी इक्वल टू F/5। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है हमें कि दो सोर्स हैं इक्वल EMF के आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो सोर्स हैं इक्वल EMF के आर कनेक्टेड इन सीरीज। दिस कॉम्बिनेशन इज इन टर्न connected to an external resistance R. The internal resistance of the two sources are R and R2 and R2 is greater than R1. If the potential difference across the source of internal resistance R2 is 0, then R is equal to. सवाल पढ़ने से समझ में आ रहा है, नहीं आया तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास दो सेल हैं जिनका EMF आपस में बराबर है, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस लेकिन अलग अलग हैं, R1 और R2 हैं। R2 की वैल्यू R1 से ज़्यादा है। ये जब दोनों सेल्स आपस में कनेक्ट किए जाते हैं सीरीज में और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के अक्रॉस लगाए जाते हैं, तो ऐसा पाया जाता है कि जो दूसरा सेल है जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस है R2, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 पाया जाता है। तो हमें बताना है क्या, तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी रही होगी। तो यहाँ पे मैं दो सेल बना देता हूँ। देखिए करंट यदि फ्लो हो रहा है, इसका मतलब जो पोलैरिटी है बैटरी की वो एक जैसी रही होगी। बैटरी का पोलैरिटी एक जैसा ही रहा होगा, तभी करंट फ्लो हो रहा है। करंट की वैल्यू निकाल लो भैया, कितनी आएगी। करंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास टोटल EMF 2E डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। ये हो गया करंट की वैल्यू। अब बात करें कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देखिए ये एक बैटरी सोर्स की तरह बिहेव कर रही है, ये बैटरी एनर्जी को सप्लाई कर रही है, तो इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा E माइनस I इंटू R2, और ये टर्मिनल वोल्टेज इसके बराबर है 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना इसने गेन किया है उतना इसने यहाँ पे लूज कर दिया है पोटेंशियल यहाँ पर। तो भैया E माइनस IR2 0 के बराबर होना चाहिए, तो E की वैल्यू जो है IR2 के बराबर होनी चाहिए। तो E हमारे पास E के बराबर है, I की वैल्यू है 2 टाइम्स E डिवाइडेड बाय R प्लस R1 प्लस R2 और इंटू R2।
तो यहाँ से E से E कैंसिल आउट हो जाता है, आपको मिलता है 2 टाइम्स R2 इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 के बराबर। तो यहाँ से R2 को इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा R2 इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस R1, और यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू मिल जाती है R2 माइनस R1 के बराबर। कैपिटल R इज इक्वल टू R2 माइनस R1, कैपिटल R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। तो ये काफ़ी जेनरिक टाइप का क्वेश्चन है जब हम जेईई मेन की बात करते हैं, लेकिन बोर्ड में भी दे दिया सवाल। इसका मतलब बोर्ड सीबीएसई चाहती है कि जेईई मेन का और सीबीएसई के लेवल जो है वो ब्रिज हो जाए, यानी कि काफ़ी कम रह जाए, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी जेईई मेन में सिलेक्ट हो जाएं। तो अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है ये, आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ठीक बात है, डू नॉट फॉर्म नहीं, गलत है, सॉरी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्लोज लूप बनाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। तो ये हमारे पास गलत स्टेटमेंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, ऐसा नहीं है। वो क्लोज लूप बनाती हैं, तो आप कहीं नहीं कह सकते कि कहां से स्टार्ट हुआ है कहां से खत्म हुआ है। The tangent at any point on the magnetic field line represent the direction of magnetic field at that point। बिल्कुल ठीक है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है टेंजेंट किसी पॉइंट पर खींचा जाए तो। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वरना एक पॉइंट पर दो नेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आ जाती है, विच इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप जो है एकदम ट्रेडिशनल अप्रोच करना चाहें तो कह सकते हैं कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है 0 ओम के बराबर है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इंटू 0 डिवाइडेड बाय R प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यानी कि इन दोनों को मिला के हम एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, इन दोनों को हटा के एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सर्किट बनेगा वो बनेगा A से लेके R कनेक्टेड है, फिर एक 0 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और साथ में एक R ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। आ जाएगा आपके पास B, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो R और R कितना हो गया? 2R ओम के बराबर इक्विवेलेंट में मिल जाता है। सो आंसर विल बी 2R ओम। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो आपके पास वायर है, प्लेन वायर हमने लगा दिया, इसका मतलब ये वाला रजिस्टर शॉर्ट हो चुका है, आप इसको हटा सकते हैं। आप इसको हटा सकते हैं कि करंट इसमें जाएगा ही नहीं, करंट ने इससे रिश्ता तोड़ लिया है, करंट अब इसमें नहीं जाएगा। तो सर्किट हमारे पास यही बचा है, R और R 2R ओम के बराबर हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था जब आंसर की दी थी, लेकिन सही है, आंसर इसका 2R ही होगा। क्लियर? इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। अ बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m वेक्टर। इट्स इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। इन दिस पोजीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट रिस्पेक्टिवली आर। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उसमें एक मैग्नेटिक डायपोल रखा है, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, तो नेट फोर्स उस पर 0 रहता है। नेट फोर्स 0 ही रहेगा, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो। मैग्नेटिक डायपोल किसी भी पोजीशन में हो, नेट फोर्स 0 के बराबर ही होगा, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि ये 0 डिग्री एंगल बनाता है। ये जो मैग्नेटिक डायपोल है बेटा, मैग्नेटिक डायपोल, इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स तो 0 रहेगा, बिकॉज यूनिफॉर्म फील्ड में किसी डायपोल को रखते हैं तो फोर्स 0 आता है किसी भी एंगल पर। तो भैया टॉर्क एंड फोर्स की यदि बात कर रहे हैं, टॉर्क एंड फोर्स, तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो 0 आना चाहिए, लास्ट वाला ऑप्शन 0 आना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आंसर बचे हमारे पास C और D। तो यहाँ पे है मॉड ऑफ m क्रॉस b एंड 0, यहाँ पे 0 एंड 0। अब बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क होता है हमारे पास फॉर्मूला m क्रॉस b, ये कितनी ही बार हमने बताया है, m क्रॉस b होता है टॉर्क। मैग्नीट्यूड यदि देखें तो होता है mb साइन 0, mb साइन 0, साइन थीटा, साइन थीटा। अब थीटा देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री के बराबर है, दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, तो ये साइन 0 आ जाएगा। साइन 0 कितना होता है? 0 के बराबर, तो टाउ आ जाएगा आपके पास 0 के बराबर। तो कायदे से तो वैसे ये भी सही है, बिकॉज यहाँ पे m क्रॉस b लिखा है, मॉड ऑफ m क्रॉस b, तो ये भी वैसे 0 ही आएगा, लेकिन जब साथ में ये प्रेजेंट है तो इसको ही हमें टिक करना होगा। लेकिन यदि मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चन होता तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी आप टिक कर सकते थे, बिकॉज m क्रॉस b तो निकाल रहे हैं अल्टीमेटली m क्रॉस b ही निकाल रहे हैं, वो वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये भी सही है, वो भी सही है, लेकिन क्योंकि सिंगल चॉइस है तो हम इसको टिक करके आएंगे।
तो 41 का सी हमारे पास आंसर है।